साथियों नमस्कार। आंध्र प्रदेश और बिहार देश की सत्ता इन दो राज्यों के भरोसे ही तो चल रही है। इधर नीतीश कुमार, उधर चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। इसके लिए चाहिए खूब पैसा, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में पैसा नहीं चाहिए, सत्ता हमेशा चाहिए। और शायद यही दो परिस्थितियां हैं जिनके बीच विपक्ष को लगते रहता है कि पता नहीं, आज नहीं कल दोनों में से कोई तो समझ जाएगा कि दरअसल इस देश का बंटा धार हो गया है और कोई समर्थन वापस ले, उसके बाद परिस्थितियां बन जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिहार अगर लूट की जगह बन चुकी है तो आंध्र प्रदेश एक छूट की जगह बन चुकी है। एक ऐसी परिस्थिति है चंद्रबाबू नायडू के सामने जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का साथ चाहिए, नोट छपते रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री मोहर लगाती रहे। और इन सब के बीच जब से टैरिफ की लड़ाई शुरू हुई है, तब से यह भी सवाल है कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी अपनी सहमति देते हुए चले जाएं और एक के बाद एक फहरिस्त संकट का जो चंद्रबाबू नायडू बताएंगे उसकी पूर्ति केंद्र सरकार को करनी होगी। यह तमाम सवाल इस दौर में बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े। लेकिन फिर भी कहीं ज्यादा समस्या जो है वो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर अगर डगमगा गया है तो मोदी सरकार ने चीन का रास्ता पकड़ लिया है, रूस के साथ गठबंधन और मजबूत कर लिया है, नए नए देशों की खोज में वह निकल पड़े हैं। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड हो गया है, यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाएगा, इसकी सहमति मोदी सरकार जता रही है। लेकिन मोदी सरकार की इन नीतियों से इत्र चंद्रबाबू नायडू खुल्लम खुला यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि आप और आपकी टैरिफ वार को लेकर पॉलिसी डगमग है। जिस रास्ते आप चल रहे हैं उसमें सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है, और जितना नुकसान आंध्र प्रदेश को होगा उसकी भरपाई आपको करनी होगी। नया आंकड़ा 25,000 करोड़ का चंद्रबाबू नायडू जी ने देश की सरकार को दे दिया है। एक एक क्षण को एक एक चीज के जरिए समझाने की कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आपके जहन में एक सवाल और भी बहुत सारे केस चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ है। जिस दिन फाइल खुलेगी चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार जेल में डाल सकती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड आखिरी सांस ले रही है और बिहार में चुनाव है, एसआईआर अपने मुताबिक बन चुका है। तो फिर सिवाय इसके कि जनता दल यूनाइटेड जिंदा रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, यह सब कुछ बीजेपी पर निर्भर करता है, दिल्ली पर निर्भर है। लेकिन एक क्षण के लिए अगर आप कुछ अतीत में चले जाएं तो आपके जहन में यह होना चाहिए, पहला पत्र चंद्रबाबू नायडू ने 5 जुलाई 2024 को जब परिणाम देश में आए थे, जनादेश सामने आया था, अल्पमत में आ गई थी बीजेपी सरकार, बीजेपी उससे सहयोग चाहिए था, चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में शामिल किसी भी तरीके से कराना था, तब चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, देखिए नई राजधानी बन रही है आंध्र प्रदेश की अमरावती, उसके लिए हमको 500 बिलियन चाहिए, उसके साथ साथ राज्य पर बहुत ही कर्ज है, जगन रेड्डी ने डुबा दी है देश राज्य की इकोनॉमी, तो उसके लिए हमको 150 बिलियन चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके लिए लगभग 100 बिलियन चाहिए। इस दौर में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने भी चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ा, चंद्रबाबू नायडू ने लगभग सबके लिए खेवन हार बने। दिल्ली में कहते हैं कि जिस पर्ची पर चंद्रबाबू नायडू के हस्ताक्षर होते हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुरंत जारी हो जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। और वो कॉरपोरेट खुश होकर चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करता था। लेकिन एक नई परिस्थिति इस दौर में टैरिफ को लेकर बनी, और संयोग है कि आज दिल्ली में अमेरिका और भारत के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे हैं।
छठे राउंड की बातचीत कब शुरू हो जाए, क्योंकि टैरिफ को लेकर जो युद्ध चल रहा था वह शांति में परिवर्तित हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भी हरी झंडी मिल चुकी है और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति को फिर से दोस्त कह दिया है। तो दिल्ली में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रेंडन लाइन्स सामने बैठे और भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर से राजेश अग्रवाल ने इस बैठक की अगुवाई की। इस बैठक के बीच 3 सवाल सामने थे। पहला सवाल यह था कि जो भी नया ड्राफ्ट होगा उसमें कम से कम एग्रीकल्चर, डेयरी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ आपको शी जिनपिंग और रूस के साथ जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसको लेकर भी कहीं एक सहमति बनानी होगी, क्योंकि नाटो कंट्रीज और अमेरिका खुद इसके खिलाफ है कि भारत सबसे बड़ी तादाद में आज की स्थिति में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसकी इकोनॉमी में मदद कर रहा है। उस इकोनॉमी के आश्रय वह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है और यूक्रेन ने भी इस दौर में कह दिया कि अब भारत से तेल नहीं खरीदे। इन तमाम परिस्थितियों के पीछे 3 बातों का जिक्र पहले समझ लेना होगा। यह तीनों बड़ी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के भीतर सत्ताधारी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर या काम करने के तरीकों को लेकर एक उथल-पुथल लगातार मची हुई है। कॉर्पोरेट सेक्टर इसको बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है कि एक झटके में वह पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को या अमेरिका या डॉलर को छोड़कर नए तरीके से बिजनेस कैसे कर ले। भारत के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन की जगह शंघाई जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं, लेकिन भारत का कॉर्पोरेट जिसने बरसों बरस से डॉलर के आश्रय और वेस्टर्न कंट्रीज के आश्रय और उसमें भी अमेरिका के आश्रय अपने धंधे को विस्तार दिया है, उस पर वो कैसे यू टर्न लेकर एक झटके में चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। यह सवाल कॉर्पोरेट के भीतर है, यानी बीजेपी के भीतर के पॉलिटिशियन मोदी सरकार के साथ रहे कॉर्पोरेट। और तीसरी परिस्थिति है कि इस दौर में जो विपक्ष कमजोर है उसे मदद चाहिए, तो मदद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चाहिए। एक झटके में सत्ता डगमगा जाएगी, लेकिन इनके सब के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू पत्र लिखते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसे की आपूर्ति होती है, आरबीआई नोट छाप देने को कहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मोहर लगा देती है और इन सब के बीच नया पत्र भी उन्होंने लिख दिया। नए पत्र में उन्होंने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि देखिए जिस तरीके से टैरिफ लगे हैं उसमें, और वह पत्र जो भेजा गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को भेजा गया, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को भेजा गया और ललन सिंह यानी राजीव रंजन जो है फिशरीज मंत्री यानी मत्स्य पालन मंत्री जो है उनको भी यह पत्र भेजा गया और बहुत साफ तौर पर कहा गया कि देखिए 2000 कंटेनर पड़े हुए हैं जो झींगा मछली और समुद्री खाने की जो व्यवस्था होती है जिसको अपने तौर पर एक्वा कल्चर सेक्टर के दायरे में यह कहा जाता है, वह सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और 6000 करोड़ का ज्यादा टैक्स लग गया है। पूरे देश में जितनी भी झींगा मछली जाती है दुनिया भर के भीतर, भारत में उसमें 80% आंध्र प्रदेश से जाता है, 34% मेरीन एक्सपोर्ट आंध्र प्रदेश का होता है और उसमें खास तौर से 2.5 लाख से ज्यादा परिवार आंध्र प्रदेश के जुड़े हुए हैं। अगर इस दायरे में एक्वाकल्चर सेक्टर को भी ले आइएगा तो तकरीबन 30 लाख परिवार इससे जुड़ जाएंगे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू को हर चीज इसलिए और हर चीज पहले से तीसरी परिस्थिति को भी समझ लेना चाहिए। अमेरिका भारतीय राजनीति में भी रुचि रखते रहा है, वो भारत की अंदरूनी राजनीति को बखूबी जानता है। सीआईए का काम दुनिया भर के उन देशों में जहां अपने अनुकूल पॉलिटिक्स बनानी होती है उस पॉलिटिक्स के अनुसार कौन नेता काम कर सकता है उस दिशा में उनका जबरदस्त रिसर्च होता है और उसी के आश्रय पूरी राजनीति चलती है। चंद्रबाबू नायडू अमेरिका के टैरिफ के हिमायती है, अमेरिकी बिजनेस के हिमायती है और इस दौर में एक सच यह भी है कि भारत का 2 बिलियन से ज्यादा डॉलर एक्सपोर्ट इस दौर में कम हो गया है। सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने में जो 3 बिलियन डॉलर और कम होने की स्थिति में सितंबर अक्टूबर में माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो फेस्टिवल सीजन शुरू होता है वह अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाता है और उसमें
मैक्सिमम एक्सपोर्ट भारत की तरफ से जो अमेरिका में होता है वो रुक गया, तो एक झटके में एक्सपोर्ट के सामने मुश्किल आ जाएगी। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए तो हो सकते हैं, वह डायमंड से जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग गहनों से जुड़े हो सकते हैं, सब पर असर पड़ेगा। लेकिन भारत के भीतर चेक एंड बैलेंस टैरिफ बार को लेकर पाने की स्थिति में अगर कोई मुख्यमंत्री कतार में है तो पहले नंबर पर चंद्रबाबू नायडू, दूसरे दौर नंबर पर देवेंद्र फडणवीस, तीसरे दौर नंबर पर इस दौर में स्टालिन है। और पिछले दिनों से स्टालिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज को और हाई कोर्ट के जजेस को संबोधित कर रहे थे तो बोलते बोलते यह भी कह गए, इंतजार कीजिए, दिल्ली में सत्ता अल्पमत में है, 240 सीटों के आश्रय है, उन्हें चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का समर्थन है, पता नहीं कब, आज नहीं कल सरकार गिर जाए। दरअसल यह लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट से ज्यादा उस डॉलर और पूंजी की हो चुकी है जिसके आश्रय भारत में बिजनेस होता है, धंधा होता है। और चंद्रबाबू नायडू की एक अपनी पहचान रही है कि वो अपने राज्य में उस कॉर्पोरेट, उस बिजनेस, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बखूबी जानते और समझते हैं जिसके आश्रय राज्य की इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमी दोनों मजबूत होती चली जाए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा पेच जो है, वो सबसे बड़ा पेच यह है कि अगर जिस प्रोडक्ट को लेकर दिल्ली को लेटर लिखा गया यह कहकर कि हमको 25,000 करोड़ का घाटा है, आप उसकी पूर्ति कीजिए, उस झींगा मछली और समुद्री भोजन को लेकर अमेरिका के भीतर बाकायदा जिन बातों का जिक्र वहां के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट कैनेडी ने किया वो चिंताजनक हर किसी के लिए भी हो सकता है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो साउथ एशिया की कंट्री और उसमें खास तौर पर से जो इंडिया है वहां से झींगा मछली आता है वो हैवीली कॉन्टिनेंटेड होता है, उसमें बड़ी तादाद में वह अच्छा माल नहीं होता है। तो साथियों, इस तरीके से जगन चंद्रबाबू नायडू ने जो की सत्ता जगन रेड्डी के बाद में संभाली थी, वो भी केंद्र सरकार से अब एक्स्ट्रा अमेरिकी टैरिफ के कारण उन्हें 25,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी मान के चलिए, देश की सत्ता अल्पमत में है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का बाय बाय कह दे और सत्ता कब गिर जाए। जय हिंद साथियों, नमस्कार।